सोचिए, अगर किसी का गुस्सा उसे गांव से उठाकर सीधे घने जंगल की बंदूक तक पहुंचा दे, क्या वो वापस लौट पाएगा? ये कहानी सिर्फ नक्सलियों की नहीं है। ये कहानी उन हालातों की है जिनसे गुजरकर लोग नक्सली बनते हैं। और ये कहानी हम सबके सवालों से जुड़ी है कि इंसान भटक कर जंगल की बंदूक तक पहुंच जाता है और कभी-कभी वापस भी लौट आता है। शहर में रहने वाले ज्यादातर लोग जैसी जिंदगी देखते हैं, रोशनी, स्कूल, अस्पताल, इंटरनेट, शिकायतें होते हुए भी कुछ सुविधाएं, उसी के आधार पर पूरा देश जज कर लेते हैं। लेकिन जरा बस्तर, दंतेवाड़ा, झारखंड, उड़ीसा के दूर दराज के इलाकों को कल्पना में रखिए। स्कूल 5 से 10 किलोमीटर दूर, अस्पताल 40 से 50 किलोमीटर दूर, न सड़क ढंकी और ना ही नेटवर्क। सालों से वही सरपंच, वही ठेकेदार, जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम, पुलिस आए तो डर, ठेकेदार आए तो शोषण। ऐसे माहौल में जब रात को कोई लाल झंडे के साथ मीटिंग बुलाता है, जो शीला भाषण देता है और कहता है कि सरकार ने आपको क्या दिया, हम आपका हक लड़कर दिलाएंगे, बस हमारे साथ चलना होगा, वहीं से बहुत सी नक्सली कहानियों की शुरुआत होती है। कोई घर की गरीबी से टूट कर जाता है, कोई जमींदारों और ठेकेदारों के जुल्म से, कोई पुलिस की किसी एक क्रूर कार्रवाई से भड़ककर। ज्यादातर नौजवान आतंकी बनने नहीं निकलते, वो न्याय दिलाने वाले बनने के सपने से निकलते हैं। फर्क बस ये होता है कि रास्ता और तरीका गलत चुन लेते हैं। जंगल में पहुंचते ही किसी को कॉमरेड कमांडर नहीं बना दिया जाता। सबसे पहले होता है नया भर्ती, जिस पर खुद संगठन को भी पूरा भरोसा नहीं होता। पहले 3 महीने को ऐसे समझिए जैसे एक परीक्षा। सुबह 4 बजे उठना, अंधेरे में बिना बिजली के नदी नाले के किनारे नित्य क्रिया, 6 बजे तक किसी खाली जगह या मैदान में हाजिरी। उसके बाद से 2 से 3 घंटे पीटी, दौड़ कूद, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हथियार पहले नहीं दिए जाते, पहले शरीर को ही हथियार बनाया जाता है। दिन भर लकड़ी काटना, राशन और गोला बारूद पीठ पर लादकर कई किलोमीटर पैदल चलना, बीमार साथियों को उठाकर ले जाना, खाना बनाना, बर्तन धोना और शाम या रात को संतरी ड्यूटी यानी पहरा। अंदर अक्सर यही बात दोहराई जाती है कि अगर ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो लड़ाई में कैसे टिकेंगे, पुलिस से कैसे जीतेंगे। इन 3 महीनों में 2 चीजें परखी जाती हैं। पहला, हिम्मत, डरकर भागते हैं या खड़े रहते हैं। दूसरा, आज्ञाकारिता, सवाल पूछते हैं या बस जी कॉमरेड बोलकर आदेश मानते जाते हैं। लगातार 3 महीने तक अगर संगठन को लगे कि ये व्यक्ति भरोसे के लायक है, तभी पहली बार उसे रेगुलर वर्दी और हथियार थमाया जाता है और वो किसी प्लाटून या स्क्वाड का नियमित सदस्य बनता है। नक्सली स्ट्रक्चर भी किसी सेना की तरह ही लेयर में बटा होता है, बस नाम अलग होते हैं। गांव स्तर पर मिलिशिया या लोक मिलिशिया, छोटे छोटे काम जैसे संदेश ले जाना, रास्ता दिखाना, निगरानी। इसके ऊपर स्क्वाड या दलम, 10 से 15 लोग लगातार मूवमेंट में। इसके ऊपर प्लाटून, 30 से 50 लोग, बेहतर हथियार और बड़े ऑपरेशन। कई प्लाटून मिलकर कंपनी और कुछ इलाकों में उससे ऊपर बटालियन। और कमांड स्ट्रक्चर में एरिया कमेटी, जोनल या डिविजनल कमेटी, उसके ऊपर रीजनल कमेटी और सबसे ऊपर सेंट्रल कमेटी। यहीं से पूरी जन युद्ध की स्ट्रैटेजी बनती है। कहां हमला होगा, कहां नहीं, कहां रोड बनने देना है, कहां उड़ाना है। जो अच्छा दौड़ता है, अच्छा शूट करता है, लोगों को भाषण देकर अपनी तरफ मोड़ लेता है और ऊपर वालों के सामने सवाल कम, जी कॉमरेड ज्यादा बोलता है, वो नया सदस्य से उठकर बन जाता है स्क्वाड मेंबर, फिर सेक्शन कमांडर, फिर प्लाटून कमांडर और आगे चलकर कंपनी कमांडर तक पहुंच सकता है। लेकिन हर प्रमोशन के साथ मौत का रिस्क भी उतना ही बढ़ता जाता है। एक चीज जो बाहर से प्रोग्रेसिव दिखती है, लड़का हो या लड़की, दोनों को बंदूक दी जाती है, दोनों कमांडर बन सकते हैं, दोनों को एक जैसी सख्त ट्रेनिंग और ऑपरेशन झेलने पड़ते हैं। अंदर अक्सर ये लाइन बोली जाती है कि अगर पुरुष राइफल चला सकता है तो महिला क्यों नहीं चला सकती। संगठन के अंदर 2 लोगों को अगर साथ रहना है, शादी करनी है, तो ये सिर्फ उनकी निजी बात नहीं रहती। आमतौर पर दोनों को लिखित में देना पड़ता है कि हम शादी करना चाहते हैं। कमेटी मीटिंग होती है, दोनों से अलग अलग बात की जाती है। अगर कमेटी संतुष्ट हो जाए तो इजाजत मिलती है, नहीं तो रोक दिया जाता है। लड़का हो या लड़की, जबरदस्ती नहीं होती, शोषण नहीं होता। लेकिन जमीन की सच्चाई यह है कि जहां पावर, रैंक और बंदूक हो, वहां डर भी होता है, दबाव भी। आदिवासी समाज जंगल में अचानक फेमिनिस्ट नहीं हो जाता, बस उसकी भाषा बदल जाती है। कॉमरेड, अनुशासन, क्रांति जैसे शब्दों में। एक आम दिन अगर मुठभेड़ ना हो, कुछ ऐसा होता है। 4 बजे उठना, चारों तरफ निगाह, ठंडे पानी से जल्दी जल्दी नहाना, 6 बजे रोल कॉल, हाजिरी, 6 से 8 बजे तक पीटी, दौड़, पुशअप, क्रॉलिंग, घने पेड़ों के बीच चुपचाप मूवमेंट, कभी कभी लकड़ी की नकली राइफल से ड्रिल। उसके बाद दिन भर रूटीन जैसे छोटी बड़ी मीटिंग, कौन सा ठेकेदार आया, कौन सा रोड या प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, कहाँ ग्राम सभा करनी है। सर्वाइवल ट्रेनिंग जैसे कौन सा फल जहरीला है, किस पेड़ की छाल से दवाई बन सकती है। हथियारों की सफाई, गोला बारूद और राशन की गिनती, रास्तों की रेकी,
और कई बार सिर्फ चुपचाप छुपे रहना। अब शाम ढलने से पहले कैंप बदलना, कभी 10 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर, बिना टॉर्च, सिर्फ याददाश्त और जंगल की पहचान के भरोसे। अब रात में आधा ग्रुप सोता है, आधा पहरा देता है। कोई अनजानी आवाज, कोई गाड़ी की हल्की सी धमक सबको तुरंत हथियार उठा लेने पर मजबूर कर देती है। बाहर से नक्सली पावरफुल दिखते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी कई बार किसी कैदी से भी ज्यादा कड़ी और असुरक्षित होती है। असल सवाल यहीं से शुरू होता है, इतने हथियार, गोला बारूद, दवाइयां, राशन, ये सब जंगल में कहां से आता है? संगठन इसे बोलता है लेवी, सरकार इसे कहती है वसूली। पैसों का मुख्य स्रोत होता है पहला तेंदुपत्ता और जंगल के ठेके से, जो बड़े ठेकेदार करोड़ों में मुनाफा कमाते हैं। उसी में से 5% से 10% या सीधे सीधे मोटी रकम लेवी के रूप में मांगी जाती है। दूसरा, रोड, पुल, स्कूल, बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट पर, हर टेंडर पर टैक्स नहीं देने पर रोड जलाना, मशीन तोड़ना, इंजीनियर किडनैप करना। तीसरा, खनन और खदानों से, जहां लो अयस्क, कोयला, बॉक्साइट जैसी चीजें हैं, वहां कंपनियां भी आती हैं और बंदूकधारी संगठन भी। चौथा, सरकारी योजनाओं से निकला हुआ पैसा, कहीं सरपंच या सचिव से, कहीं पीडीएस दुकानदार से, कहीं फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी से। पांचवा, दूसरे आपराधिक नेटवर्क से, अवैध लकड़ी कटाई, स्मगलिंग, इन सब पर भी टैक्स। हर एरिया में एक तरह का खजांची या फंड इंचार्ज होता है, जिसके पास कोड में लिखी डायरी, किसने कब कितना दिया, कहां कहां पैसा गाढ़ा गया, कितनी रकम ऊपर भेजनी है। पैसा कहीं तिजोरी में नहीं, अक्सर प्लास्टिक के ड्रम में भरकर, मिट्टी में गाड़कर या किसी विश्वसनीय व्यक्ति के घर के नीचे 3 से 4 जगहों पर बांट कर रखा जाता है। विडंबना यह है कि जिस शोषण और लूट के खिलाफ ये लड़ने निकले थे, वहीं ये खुद एक समानांतर जबरन टैक्स सिस्टम चला देते हैं, जिसकी मार फिर से उसी गरीब जनता पर पड़ती है। नक्सली सीधा हम नक्सली हैं नाम से गांव में काम नहीं करते। वे बनाते हैं अलग अलग फ्रंट संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, महिला मंडल, युवा छात्र संगठन। इन मंचों के जरिए मीटिंग बुलाई जाती है, मुद्दे उठाए जाते हैं, जैसे जंगल में फॉरेस्ट विभाग का अत्याचार, स्कूल में टीचर का ना आना, पीने के पानी की समस्या, रोजगार न मिलना। धीरे धीरे सरकार के खिलाफ गुस्सा और संगठन के पक्ष में समर्थन बढ़ाया जाता है। यही लोग आगे सूचना देने लगते हैं कि कौन पुलिस से मिला हुआ है, कौन सा ठेकेदार आया है, कहां से पुलिस का मूवमेंट हो रहा है। और फिर यहीं से आती है एक और चीज, जन अदालत। जन अदालत का नाम सुनकर बहुतों को लगता है कि ये कोई लोकतांत्रिक लोक अदालत होगी। हकीकत में ये कुछ ऐसा दिखता है। गांव या जंगल में एक बड़ा खुला मैदान, चारों तरफ सैकड़ों ग्रामीण, बीच में आरोपित व्यक्ति, कभी गांव वाला, कभी कोई मुखबिर, कभी कोई सरकारी कर्मचारी या ठेकेदार, आसपास बंदूकधारी नक्सली कमांडर। प्रक्रिया आमतौर पर ऐसे बताई जाती है, पहली बार ऐसा मत कीजिए, आप भी परिवार वाले हैं। दूसरी बार डर और धमकी बढ़ जाती है, यह आखिरी चेतावनी है। तीसरी बार अब संगठन कार्यवाही करने को तैयार, कहीं सिर्फ मारपीट या जुर्माना, कहीं गांव के सामने सार्वजनिक बेइज्जती और कई बार गोली मार देना, फांसी जैसे जन अदालत दंड देना। ये सब कुछ जनता की मौजूदगी में होता है, ताकि ये लगे कि फैसला जनता ने किया है। पर असल में पीछे खड़ी बंदूकें ही हर चेहरे से बोलती रहती हैं। जब बंदूक साथ खड़ी हो तो भीड़ की आवाज सही मायने में जन भरा न्याय नहीं होती, वो डर की आवाज होती है। नक्सली संगठन की आधिकारिक लाइन होती है, पुलिस जनता की दुश्मन है, वो पूंजीपतियों और सरकार की गुंडा फोर्स है। इसी नैरेटिव पर हर घात, हर आईईडी ब्लास्ट, हर एम्बुश को जस्टिफाई किया जाता है। महीनों तक रास्तों की रेकी, गांव-गांव के लोगों से पता लगवाना कब कहां से पुलिस की पेट्रोल पार्टी जाती है, फिर समय चुनकर हमला, पहले धमाका फिर गोलियां। क्यों? क्योंकि नया हथियार पाने का सबसे आसान तरीका पुलिस से छीन लो। इसी तरह AK-47, इंसास, कार्बाइन, वायरलेस सेट, यहां तक कि बुलेट प्रूफ जैकेट तक लूट ली जाती है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। दूसरी तरफ खड़ी पुलिस में भी कोई 22 से 25 साल का जवान होता है, जो किसी दूर गांव से आया, घर की मजबूरी से नौकरी में लगा और मामूली वेतन पर जिंदगी और मौत के बीच ड्यूटी कर रहा होता है। यानी दोनों ओर आर्थिक रूप से लगभग एक सी पृष्ठभूमि के लोग, बीच में राजनीति, बंदूक और वैचारिक नैरेटिव की खाई। इतने बड़े बड़े हथियार सिर्फ लूट से नहीं आते। स्रोत आमतौर पर ये माने जाते हैं। पहला, लूटे गए हथियार, पुलिस, CRPF, BSF कैंप और पेट्रोल पार्टी पर हमले, आउटपोस्ट से हथियार उठाना, रेलवे, रोड सुरक्षा बलों पर गोलीबारी के बाद लूट। दूसरा, ब्लैक मार्केट, हथियारों के दलाल, दूसरे राज्यों के आपराधिक गैंग, जहां से पिस्तौल, देसी हथियार, कारतूस आते हैं। तीसरा,
लोकल वर्कशॉप या मिनी फैक्ट्री, छिपे हुए कमरे, लेथ मशीन जहां देसी कट्टा, पाइप गन या पुराने हथियारों की मरम्मत होती है। यहीं पर आईईडी, प्रेशर माइन, तारें, ट्रिगर सिस्टम तैयार किए जाते हैं। कई इंटरनेशनल और नेशनल रिपोर्ट ये भी बताती हैं कि कभी कभी तकनीकी ज्ञान दूसरे उग्रवादी संगठनों से भी आता है, जैसे श्रीलंका के LTTE या दूसरे देशों के ग्रुप, जहां से गुरिल्ला टैक्टिक्स, बॉम्ब प्लांटिंग और एम्बुश की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है, विचारधारा भले अलग अलग हो, देश और भाषा अलग हो, लेकिन जब रास्ता हिंसा का चुन लिया जाए तो टेक्नोलॉजी और टैक्टिक्स की भाषा सब जगह एक जैसी हो जाती है। सिर्फ बंदूक से कोई आंदोलन नहीं चलता, रोटी भी चाहिए, दवाई भी, कपड़ा भी। रसद कैसे आती है? अनाज, दाल, नमक, गांव वालों से समर्थन के नाम पर या दबाव में, लेवी से खरीदी चीजें, बाजार से किसी साधारण ग्रामीण के नाम पर खरीदारी, दवाई, गांव के हिल सेंटर से चोरी छुपे, शहरों से सप्लाई कराने वालों के जरिए, और न मिलने पर जंगल की जड़ी बूटियां, देसी इलाज, कपड़े, जूते, टॉर्च। गांव के छोटे दुकानदार या शहर में सहानुभूति रखने वाले लोग, हर उम्र के लोग इसमें लगे मिलते हैं। बच्चे संदेश ले जाना, पुलिस दिखे तो खबर देना, औरतें राशन छुपाना, घायल बीमार को छिपा कर रखना, बूढ़े गांव में माहौल बनाना, पुलिस को भटकाना, पैसे पैसे का हिसाब। हर एरिया में एक फंड इंचार्ज, कोड भाषा में मेंटेन की गई डायरी, समय समय पर ऊपरी कमेटी को रिपोर्ट, ताकि ये दिख सके कि हमारे सिस्टम में भी करप्शन नहीं है। विडंबना यह है कि करप्शन मिटाने के लिए खड़ा हुआ सिस्टम खुद भीतर से एक और कड़ा, बंदूक आधारित हिसाब किताब सिस्टम बन जाता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कई राज्यों में नक्सली प्रभाव वाले जोन हैं। ट्रेनिंग कैंप अक्सर बॉर्डर इलाकों में बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ जंक्शन, या 3 राज्यों से सटे घने जंगल, ताकि एक राज्य की पुलिस आए तो दूसरा कह सके कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं। इन कैंपों में 3 महीने, 6 महीने, कभी कभी उससे लंबी ट्रेनिंग, अलग अलग एरिया के स्क्वाड या प्लाटून साथ बुलाए जाते हैं। ट्रेनिंग में फिजिकल इंड्योरेंस, हथियार चलाना, आईडी और लैंड माइन प्लांटिंग, हिट एंड रन टैक्टिक्स, और सबसे अहम आइडियोलॉजी क्लास। उन्हें रोज ये बताया जाता है, आप इतिहास बदलने निकले हैं, आप सैनिक नहीं क्रांतिकारी हैं। आपकी हर गोली, हर बलिदान आने वाली पीढ़ी की आजादी के लिए है। यहीं पर बहुत से नौजवानों का दिमाग जमीनी हकीकत से कटकर सिर्फ संगठन की हकीकत में सीमित हो जाता है। कभी कभी संगठन खुद मीडिया को बुलाता है, किसी पत्रकार को चिट्ठी या गुमनाम फोन, फला दिन फला जगह आइए, पुलिस को मत बताइए। पत्रकार आते हैं, जंगल के किनारे से आंखों पर पट्टी बांधकर या छिपे रास्तों से अंदर ले जाए जाते हैं। क्लियरिंग में नकाबपोश हथियार बंद 10 से 20 लोग, बीच में 2 से 3 सीनियर लीडर, चेहरा ढका हुआ, आवाज बदली हुई। वो सरकार पर आरोप लगाते हैं, बताते हैं कि फला जगह हमला क्यों किया, किस प्रोजेक्ट को जन विरोधी बताकर उड़ा दिया। पत्रकार डर और क्यूरियोसिटी के बीच ये सब रिकॉर्ड करते हैं और फिर वापस लौटकर दुनिया तक वो संदेश पहुंचाते हैं। इससे एक बात साफ समझ आती है, जंगल के भीतर भी इमेज और नैरेटिव की जंग उतनी ही गंभीर होती है जितनी शहर के टीवी स्टूडियो में। वक्त बीतता है, साथी मारे जाते हैं, अपने ही गांव के किसी मुखबिर की लाश आंखों के सामने होती है। बच्चों की चीखें, बूढ़े माँ बाप के आंसू, दिन रात भागते भागते थका हुआ शरीर। कई पुराने नक्सलियों के भीतर धीरे धीरे एक सवाल उठता है कि हम जिस जनता के नाम पर बंदूक चला रहे हैं, क्या सच में उसी की मदद कर रहे हैं या उसे और डर में ढकेल रहे हैं। यहीं से कुछ लोगों के अंदर टूटन शुरू होती है। आगे 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो आत्मसमर्पण, सरेंडर, या एनकाउंटर में मौत। जो समर्पण कर लेते हैं उनके लिए जिंदगी का एक नया लेकिन आसान न होने वाला अध्याय शुरू होता है। समाज का शक, परिवार की टूटी उम्मीदें और खुद के जमीर का सामना। लेकिन फिर भी ये एक दूसरा मौका होता है। नक्सलवाद, आतंकवाद, किसी भी अशस्त्र आंदोलन की जड़ में कहीं न कहीं गुस्सा और अन्याय होता है। पर इतिहास बार बार ये दिखा चुका है कि हिंसा शायद तख्त बदल दे, पर इंसानों का जख्म कई पीढ़ियों तक नहीं भरता। नक्सली, आतंकवादी या कोई और उग्रवादी समूह, तीनों के अपने झंडे हैं, अपनी कहानियां हैं, अपने तर्क हैं, लेकिन तीनों के हाथ में आखिर में एक ही चीज होती है, हथियार। असल सवाल उन लोगों के लिए है जो अभी सिस्टम से नाराज हैं, अन्याय देखकर जलते हैं कि गुस्सा जरूरी है, पर क्या वो गुस्सा जंगल की बंदूक को ताकत देगा या किसी स्कूल, किसी किताब, किसी अदालत, किसी आंदोलन को मजबूत करेगा। असली क्रांति वही है जो अगली पीढ़ी को जंगल नहीं, एक बेहतर घर, बेहतर सड़क, बेहतर स्कूल सौंप कर जाए। अगर इस कहानी ने नक्सलवाद को लेकर आपके नजरिए में जरा भी हलचल पैदा की हो तो जरूर सोचिएगा, नक्सली रास्ता अन्याय का हल है या खुद एक और अन्याय है।